निफ्टी डिफेंस जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक 350% बढ़ा। रीसेंट बॉर्डर टेंशंस के कारण इंडिया के डिफेंस स्टॉक्स अब वापस ग्रो कर रहे हैं। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, कोचिन शिपयार्ड और जीआरएसई अभी तक इस पीरियड के टॉप गेनर्स रहे। जनवरी 2025 से अभी तक ये इंडेक्स 28% ग्रो हुआ है और इस ग्रोथ का कारण एक्सपेक्टेशन से बेटर अर्निंग्स। HAL या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस सेक्टर का एक की प्लेयर है। इन्होंने लास्ट वीक रिपोर्ट किया कि ये 12 तेजस फाइटर जेट्स डिलीवर करने वाले हैं। कंपनी के स्टॉक प्राइसेस 16% बढ़े। आज हम इंडिया के ओवरऑल डिफेंस सेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे। हम इस सेक्टर के एक मेजर प्लेयर HAL का फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर का परफॉर्मेंस भी एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के डिफेंस सेक्टर को समझते हैं। SIPRI या स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2020 से 2024 तक इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर था। इस पीरियड में इंडिया ने ग्लोबल डिफेंस इंपोर्ट में 8.3% कंट्रीब्यूट किया। यूक्रेन लार्जेस्ट इंपोर्टर था विथ 8.8% कंट्रीब्यूशन। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण इस पीरियड में यूक्रेन का डिफेंस इंपोर्ट 100 टाइम्स बढ़ गया। ग्लोबल डिफेंस इंपोर्ट ट्रेंड्स की बात करें तो ये एक मिक्स्ड एनवायरनमेंट है। एक तरफ यूरोप के डिफेंस इंपोर्ट्स 155% बढ़े, वहीं अफ्रीका के डिफेंस इंपोर्ट्स 44%, एशिया और ओशिनिया के 21% और मिडिल ईस्ट का 21% गिर गए। इंडिया के इंपोर्ट्स भी 9.3% कम हुए। इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट्स में रशिया का मेजर कंट्रीब्यूशन था, लेकिन ये अब कम हो रहा है। 2010 to 2014 में इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट्स में रशिया का कंट्रीब्यूशन 72% था। 2015 to 2019 के पीरियड में ये कंट्रीब्यूशन 55% तक गिर गया। 2020 से 2024 तक ये नंबर और गिरा और 36% तक पहुंच गया। हम अब अपना डिफेंस रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही मोस्टली फुलफिल कर रहे हैं। निर्मल बैंक के एक रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक इंडिया के डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन का वैल्यू 1.75 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएगा। ये फाइनेंशियल ईयर 2015 के 46,000 करोड़ से 280% ज्यादा है। इस बढ़ते प्रोडक्शन ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट किया। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया ने 23,000 करोड़ रुपीस के डिफेंस एक्सपोर्ट्स किए। ये फाइनेंशियल ईयर 24 के एक्सपोर्ट से लगभग 12% का ग्रोथ है। फाइनेंशियल ईयर 14 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स का वैल्यू 686 करोड़ रुपीस था। मतलब तब से अब तक हमारे एक्सपोर्ट्स 34 टाइम्स बढ़े हैं। फ्यूचर में भी इस सेक्टर में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। केयरएज रेटिंग्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2024 से 2029 तक इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन 20% CAGR से बढ़ेगा और 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ जाएगा। और इस ग्रोइंग इंडस्ट्री का कंपोजिशन भी बदल रहा है। इंडिया का डिफेंस सेक्टर गवर्नमेंट लेड हुआ करता था, लेकिन अब इस स्पेस में प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। 2014 में डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स का लगभग 30% कंट्रीब्यूशन था। 2024 तक ये कंट्रीब्यूशन 60% तक बढ़ गया। फिलहाल इस स्पेस में 16 PSU या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, 430 लाइसेंस्ड कंपनीज और लगभग 16,000 MSMEs हैं। इंडिया के डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनीज का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस स्पेस के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है। इंडिया का डिफेंस बजट 2014 में 2.53 लाख करोड़ रुपीस था। ये 2025 तक 6.81 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। मतलब 12 इयर्स में 169% का ग्रोथ। इंडिया का डिफेंस बजट हमारे GDP का 1.9% है और ये 2021 के 2.8% से कम है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% मतलब लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपीस डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एलोकेट किया है। और तो और इंडिया के डिफेंस सेक्टर का ऑर्डर पाइपलाइन का वैल्यू भी 1.5 लाख करोड़ रुपीस है। बजट एलोकेशन के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट इस स्पेस को डेवलप करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी ले रहा है। चलिए इन इनिशिएटिव्स को भी समझते हैं। सबसे पहले मेक प्रोजेक्ट्स फ्रेमवर्क। इस इनिशिएटिव में मार्च 2025 तक 145 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिसमें 175 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। ये इनिशिएटिव 3 फेजेस में इंप्लीमेंट होगा। मेक 1 में 70% गवर्नमेंट फंडिंग के साथ 40 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होंगे। मेक 2 में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए 101 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होंगे और फॉरेन OEMs या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए मेक 3 में 4 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होंगे। इन फेजेस के थ्रू इंडिया का डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चर स्ट्रांग हो सकता है। सेकेंड इनिशिएटिव है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश करने वाला है। इन कॉरिडोर्स के डेवलपमेंट के लिए 8,600 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। थर्ड इनिशिएटिव है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। ये इनिशिएटिव अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव के अंडर इंडियन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक स्टार्टअप्स और MSMEs के डेवलपमेंट के लिए 449 करोड़ रुपीस एलोकेट किया है।
लास्ट इनिशिएटिव्स हैं सृजन या सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव्स थ्रू जॉइंट एक्शंस, और PILs या पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट्स। सृजन इनिशिएटिव अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ था। इन इनिशिएटिव्स ने 36.8% और 54.5% का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग लेवल अचीव किया, और इन्हीं इनिशिएटिव्स के कारण इंडिया का डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है। जैसा मैंने बताया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रांग होने के साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट भी ग्रो हुआ है। करंटली इंडिया का डिफेंस सेक्टर 100 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, जैसे USA, फ्रांस और आर्मीनिया। इंडिया करंटली डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और चेतक हेलीकॉप्टर जैसे कंप्लीट प्लेटफॉर्म्स और सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करता है। इस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ के कारण इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को काफी बेनिफिट्स मिले हैं। इनमें से एक प्लेयर है HAL या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL ने रिसेंटली अपने फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स भी अनाउंस किए। चलिए देखते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में HAL का रेवेन्यू लगभग 30,900 करोड़ रुपीस था। ये एक 1.9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 8,300 करोड़ रुपीस था। ये एक 9.7% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। फाइनेंशियल ईयर 25 में HAL के ऑर्डर बुक का साइज 1.84 लाख करोड़ रुपीस था। क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। ये चार्ट देखो। फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 4,300 करोड़ रुपीस था। फोर्थ क्वार्टर तक ये रेवेन्यू 13,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, यानी मोर देन 3 टाइम्स। वहीं HAL के प्रॉफिट मार्जिन्स गिर गए। फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 33% था। फोर्थ क्वार्टर तक ये नंबर 29% तक गिर गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 के फोर्थ क्वार्टर से फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर तक 7.7% कम हुआ। मगर ऐसा क्यों हुआ? इसके 2 कारण हैं, हायर कॉस्ट्स और इंक्रीज्ड इन्वेंट्री डेज। चलिए इन दोनों रीजंस को समझते हैं। सबसे पहले हायर कॉस्ट्स। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी को 843 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ। इस लॉस का कारण था एक इंजन मैल फंक्शन। इसके अलावा HAL का पेंशन कंट्रीब्यूशन प्रीवियसली 7 से 10% था। गवर्नमेंट ने इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने का डिसीजन लिया है। इसके कारण कंपनी का लेबर कॉस्ट भी बढ़ गया। कंपनी के प्रॉफिट्स गिरने का दूसरा कारण है इंक्रीज्ड इन्वेंट्री डेज। HAL ने अपने फोर्थ क्वार्टर कॉन कॉल में कहा कि उनका एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग 18 to 36 मंथ्स लेता है। कंपनी का इन्वेंट्री डेज भी 159 डेज से 263 डेज तक बढ़ गया है। इस लो प्रोडक्शन को पार्लियामेंट की एक कमेटी ने क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने कहा कि सिस्टमैटिक इनएफिशिएंसीज के कारण HAL इंडिया की आर्म फोर्सेस का डिमांड मीट नहीं कर पा रहा। तो कंपनी ज्यादा इन्वेंट्री डेज से स्ट्रगल तो कर रहा है, लेकिन इनका ऑर्डर बुक हेल्दी है। मतलब फ्यूचर में कंपनी का डिमांड बढ़ सकता है। इस फ्यूचर डिमांड को मीट करने के लिए कंपनी अपनी इन्वेंट्री बढ़ा रही है। इसीलिए HAL अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसा मैंने बताया, इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिवाइज कर रही है। इस इंसेंटिव को कैप्चर करने के लिए HAL अपना कैपेसिटी बढ़ाने पे फोकस कर रहा है। कंपनी 2030 तक 14 to 15,000 करोड़ रुपीस का केपेक्स करने का प्लान कर रहा है। कंपनी ने ऑलरेडी बेंगलुरु और नासिक में 2 मैन्युफैक्चरिंग लाइंस एस्टैब्लिश कर लिए हैं। नासिक का यूनिट 2018 से ही ऑपरेशनल था। HAL ने अक्टूबर 2023 में इस यूनिट में एक नया लाइन एस्टैब्लिश किया। कंपनी के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 24 के कॉन कॉल में कहा था कि इन एडिशन से कंपनी फाइनेंशियल ईयर 25 से पर ईयर 8 एडिशनल एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चर कर पाएगा। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के रेवेन्यू में ROH या रिपेयर एंड ओवरहॉल ने 70% कंट्रीब्यूट किया। HAL का ROH यूनिट इंडियन एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट्स को रिपेयर और मेंटेन करता है। बेंगलुरु और नासिक के नए यूनिट्स के थ्रू कंपनी अपना रेवेन्यू सोर्स मैन्युफैक्चरिंग में डाइवर्सिफाई करना चाहता है। करंटली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रेवेन्यू में 23% कंट्रीब्यूट करता है। बाकी का 7% एक्सपोर्ट्स और डिजाइन एंड डेवलपमेंट से आता है। कंपनी ने तुमकुरू में भी एक फैसिलिटी एस्टैब्लिश किया है, जिसका पर ईयर 30 हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करने का टारगेट है। ये तो कंपनी के फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स हैं, लेकिन कंपनी के करंट मैन्युफैक्चरिंग सिचुएशन में कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं। HAL का LCA तेजस के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक चैलेंज है। तेजस एयरक्राफ्ट में GE या जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन इंस्टॉल होता है। GE को ये इंजन मार्च 2024 तक डिलीवर करने थे, लेकिन ये डिलीवरीज मार्च 2025 तक डिले हो गए। इन डिलेज के कारण HAL के तेजस एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग में भी डिले आया। HAL के पास 1.25 लाख करोड़ रुपीस का ऑर्डर इनफ्लो भी हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 30 में 60,000 करोड़ रुपीस का सुपर सुखोई अपग्रेड भी कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू पोटेंशियल प्रेजेंट करता है। HAL के नंबर्स थोड़े वीक तो हुए हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल वीकनेस की जगह एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन का रिजल्ट हो सकता है। HAL के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल पे कंपनी के मैनेजमेंट ने कमेंट भी किया। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 8 to 10% का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडलाइन दिया है। आपको क्या लगता है, क्या HAL की स्ट्रैटेजी सही है या इनके एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही हाई हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
और आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।